नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में हिंदी साहित्य की जो उत्पत्ति हुई है और उससे संबंधित साहित्य को बटोरते हुए, समेटते हुए जो अब तक इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया था। हमने ये जान लिया था कि इतिहास लेखन क्यों जरूरी है, किन किन लोगों ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों के जो साहित्य सृजन हुआ है उसको एक जगह पर व्यवस्थित रूप से बांधने की कोशिश की, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है और काल विभाजन के साथ साथ नामकरण, किसी एक खंड का कितनी तो अवधि मानी गई है और उस अवधि का एक एक नाम दिया गया है, एक कंसेप्ट दिया गया है। वह नाम क्या दिया गया है, उससे संबंधित कंट्रोवर्सीज क्या थी, नाम लेखन के आधार क्या थे, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो अब तक का जो इतिहास है वह विभिन्न कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है, उसे काल की अवधि में बांधा गया है और हर अवधि का एक समुन्नत नाम दिया गया है ताकि उस नाम के आधार पर हम उस साहित्य की पहचान कर सकें। तो सबसे पहले ये प्रश्न यह उठता है कि नामकरण और काल विभाजन हुआ है। बहुत से लेखकों ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने सभी ने लगभग काल विभाजन भी किया, लेकिन काल विभाजन के आधार क्या थे, इस वर्गीकरण की जरूरत भी क्यों पड़ी, ये सबसे पहला प्रश्न उठता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि किसी भी साहित्य का यदि वर्गीकरण क्यों किया जाए, तो सबसे पहला हमारा जवाब ये होगा कि हमें इतिहास के जो तथ्य हमने संकलित किए हैं वह इतिहास तभी कहलाएगा जब हम उसे वर्गीकृत करें, सुव्यवस्थित करें। और यह जो व्यवस्था है वह कालखंड के अनुसार होती है, अर्थात तिथि क्रम के अनुसार होती है। अब ये जो वर्गीकरण है यह उपयोगी कब सिद्ध होगा, कब उस साहित्य का इतिहास पाठक के समझ में आएगा, जब वह भली भांति व्यवस्थित हो, वेल कैटेगराइज्ड हो, समय अनुसार उसमें तिथि क्रम का संयोजन किया गया हो, तभी तो वो समझ में आ पाएगा। नहीं तो पाठक भटकते रह जाएगा कि कौन सा तथ्य कहाँ पढ़ना है, कौन से तथ्य का उल्लेख किस अंक में किया गया है, तो ये सब कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी। तो इस स्थिति से, इस दुरूहता से बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने बहुत मेहनत से हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया। अब ये कालखंडों का विभाजन जो होता है वो प्रारंभिक रूप से नहीं मिलता। हालांकि प्रारंभिक जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक थे या फिर इतिहास के जो छुटपुट अंश जिन रचनाओं में मिलते हैं, जैसे नाभादास की भक्तमाल, गोकुल दास की 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, इन ग्रंथों में छिटपुट अंश मिलते हैं क्योंकि उन लेखकों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ कवियों का वर्गीकरण करने की चेष्टा की। बाद में गारसेद तासी ने फ्रेंच जो साहित्य लिखा उसमें भी थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, लेकिन इस नामकरण में और काल विभाजन में थोड़ी बहुत गंभीरता आने की कोशिश हुई ठाकुर शिव सिंह सेंगर से। हालांकि उन्होंने न तो वर्गीकरण किया और न ही काल विभाजन किया, बल्कि उन्होंने 100 वर्ष के अंतराल के कवियों को, यानी एक शताब्दी को आधार बनाकर, उस शताब्दी को आधार बनाकर उसमें पढ़ने वाले सभी कवियों का संयोजन एक जगह करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम ये मान सकते हैं कि काल विभाजन के जो प्रयास थे वो कुछ हद तक गंभीर प्रयास शुरू किए गए शिव सिंह सेंगर से, लेकिन बाद में शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास है उसको भी एक कोश मानकर इतिहास की कैटेगरी से हटा दिया गया
फिर हम आगे बढ़ते हैं और पहली बार जो ऑथेंटिकेट या जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत मानकीकरण युक्त जो काल विभाजन किया गया था वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था वर्नाकुलर भाषा में, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का उन्होंने काल विभाजन करने की कोशिश की और नामकरण का प्रयास भी किया साथ ही साथ। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो नामकरण था वो इन कालखंडों में किया गया है। पहला उन्होंने दिया चारण काल। पहला जो काल था वह डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसका नाम दिया चारण काल। उसके बाद उन्होंने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जिसे भक्ति काल का नाम रामचंद्र शुक्ल देते हैं, उसे ये कहते हैं 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसके बाद जायसी की प्रेम कविता, चौथा खंड ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीतिकाल, आठवां 18वीं शताब्दी का साहित्य, नौवां तुलसीदास के अन्य प्रवर्तक, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11 महारानी विक्टोरिया के शासन में जो हिंदी साहित्य रचा गया, हिंदुस्तानी साहित्य रचा गया, उसका उल्लेख उन्होंने किया। तो पहली बार हमें यह लगता है कि जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो गंभीर किस्म का प्रयास किया गया वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया और ये परंपरा चल पड़ी। उसके बाद जितने भी इतिहास लेखक आए उन्होंने किसी न किसी तथ्य को आधार बनाकर काल विभाजन का प्रयास किया। अब प्रश्न ये आता है कि काल विभाजन की जरूरत क्यों है? क्यों कोई भी साहित्यकार, इतिहास लेखक हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने जा रहा है वो काल विभाजन या नामकरण करने की कोशिश क्यों करता है? तो उसका एक मुकम्मल जवाब ये हो सकता है कि साहित्य जो है उसमें तत्व निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। यदि किसी इतिहास ग्रंथ में तात्विक रूप से तत्वों का उल्लेख नहीं किया जाए तो मुकम्मल इतिहास ग्रंथ नहीं रह जाता है, उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां, भ्रांतियां हमेशा बनी रहती हैं। तो उस भ्रांति या विसंगतियों से बचने के लिए काल विभाजन और उसी के सुसंगत नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा नामकरण और काल विभाजन का एक उद्देश्य यह भी है कि इसमें एक वैज्ञानिकता आती है, एक साइंटिफिक तरीके से हम जो साहित्य अवेलेबल है, जो हमारा सोर्स है, उसको वर्गीकरण कर पाते हैं ताकि जो उस इतिहास ग्रंथ को जो पाठक है वो भली भांति उसको समझ सके और उसको यूटिलाइज कर सके, उसका उपयोग भली भांति कर सके। इसके अलावा चूंकि साहित्य एक गूढ़ विधा है और साहित्य को समझने के लिए इसके सारे अंग, उपांग और जो प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन आवश्यक है। तो काल विभाजन और वर्गीकरण के द्वारा पाठक जो है समकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसके सभी अंग और उपांग हैं उनका अध्ययन अच्छे से कर सकता है और इसमें उसे बड़ी सुविधा मिलती है। इसके अलावा भी साहित्य के इतिहास का मुकम्मल रूप जो है वो वर्गीकरण से और उसके काल विभाजन से ही सिद्ध हो पाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो वह एक कोश बन जाता है, एक साहित्य का इतिहास न होकर साहित्य का कोश बन जाता है। इसीलिए हिंदी साहित्य के विद्वानों ने, जो भी इतिहास लेखक हैं, उन्होंने अपनी समग्र मति का प्रयोग करते हुए किसी न किसी तथ्यों को आधार बनाकर, किसी ने प्रवृत्तियों को आधार बनाया तो किसी ने समय को आधार बनाया, किसी ने जो धारा, सामाजिक धारा थी उसको आधार बनाया और उस धारा के आधार पर, उन प्रवृत्तियों के आधार पर, उस कालखंड के आधार पर काल विभाजन की चेष्टा की और काल विभाजन के साथ साथ उस काल का प्रवृत्तिगत विश्लेषण करके उसका एक नाम भी सुझाया। और जब नाम सुझाया गया तो बहुत ज़्यादा विसंगतियां भी हुई, बहुत ज़्यादा उसमें पक्ष और विपक्ष के भी मत आए। तो हम अगली क्लास में काल विभाजन के जितने भी प्रयास हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रवृत्ति के आधार पर उनका जो नामकरण था, नामकरण में क्या समस्याएं आई और उन समस्याओं का निराकरण किसके द्वारा और किस ढंग से हुआ, ये हम अगली क्लास में
विवेचित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।